गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एलसीआर परिपथ के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को केसेस पढ़ाया था, केस 1, केस 2, केस 3, आपको जरूर वो देख लेना चाहिए, तो जाके ये बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। ध्यान से देखो, एलसीआर परिपथ क्या होता है। जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक कुंडली, ठीक है, एक संचक और एक प्रतिरोध जुड़ा होता है उसे एलसीआर परिपथ कहते हैं। देखो, तो जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या जुड़ा है, एक कुंडली ऐसे, एक संचक ऐसे और एक प्रतिरोध जुड़ा हो, और कैसे जोड़ देंगे, एक प्रत्यावर्ती धारा सोर्स से जोड़ देंगे, ठीक है, एसी करंट से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस सर्किट को हम लोग क्या कहेंगे, एलसीआर सर्किट कहेंगे। कुंडली को हम लोग एल बोलते हैं, संचक को हम लोग सी बोलते हैं और प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। इसलिए मिलके बनता है एलसीआर। फिर से बोल रहे हैं, जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक कुंडली, एक संचक और एक प्रतिरोध जुड़ा होता है उसे एलसीआर परिपथ कहते हैं, ठीक है। और एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा का जो, यानी प्रत्यावर्ती धारा का जो विरोध करता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं, जिसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ गया। देखो, तो प्रतिबाधा बराबर जेड बराबर क्या होता है, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इस बार ना लिख के हम लिखेंगे, सॉरी, वोल्टेज बटा करंट। तो यहाँ क्या बनेगा, वोल्टेज की जगह बनेगा ईएमएफ, ठीक है। और धारा कौन सा धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, यानी कि आई। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्चुअल करंट, वर्चुअल वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज, वर्चुअल वोल्टेज बटा वर्चुअल करंट, वर्चुअल करंट यानी कि आभासी वोल्टेज बटा आभासी धारा, आभासी वोल्टेज बटा आभासी धारा। तो जेड बराबर बनेगा ई बाई आई, ई बाई आई, ये जेड का फॉर्मूला है। यूनिट डायमेंशन देखो तो यूनिट ऑफ जेड, तो क्या होगा, वोल्टेज का याद होना चाहिए, वोल्टेज को वी से डिनोट करते हैं, वी ई बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, और डब्ल्यू का डायमेंशन फॉर्मूला तो याद होना चाहिए एम। अच्छा, यूनिट पहले बता दो, तो वोल्ट ये क्या है, विद्युत वाहक बल है ना, वोल्टेज है, तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। सॉल्व करेंगे तो वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोग ओम बोलते हैं, ओ एच एम, याद है ना, इसको हम लोग ओम बोलते हैं। ओम का सिंबल कुछ इस तरह होता है, ऐसे ये ओम होता है, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का प्रतिरोध है, ये भी तो धारा का विरोध कर रहा है ना। तो जो प्रत्यावर्ती धारा का विरोध करता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं, यानी कि इंपीडेंस कहते हैं। इसको जेड से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं लोग, जेड से। जेड को क्या बोलते हैं, इंपीडेंस, इंपीडेंस, इंपीडेंस मतलब प्रतिबाधा। एक बार और बता दे, ध्यान सुनो। जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक कुंडली, एक संचक और एक प्रतिरोध जुड़ा होता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं, नहीं सॉरी, उसे एलसीआर परिपथ कहते हैं। और एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं, उसे जेड द्वारा डिनोट करते हैं। और जेड बराबर होता है ई बाई आई। जेड बराबर क्या होता है, बोलो, ई बाई आई होता है वोल्टेज बटा करंट, यानी कि वर्चुअल वोल्टेज बटा वर्चुअल करंट, आभासी वोल्टेज बटा आभासी धारा, ई बाई जेड। और जेड भी एक प्रतिरोध है जो धारा का विरोध कर रहा है, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को ही बोलते हैं ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता था, ओम होता था। अब इसका बीमीय सूत्र देखो, तो बीमीय सूत्र निकालने के लिए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ जेड निकालने के लिए वी का पता होना चाहिए, वोल्ट का, तो वोल्ट का होता है डब्ल्यू बाई क्यू, फॉर्मूला ई का भी फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू का याद होना चाहिए एम एल का पावर 2 टी का पावर -2 होता है, और इसका होता है 80। सॉल्व करेंगे तो एम एल का पावर 2 टी का पावर -3 ए का पावर -1, ये सिर्फ किसका आया, वोल्ट का। तो वोल्ट की जगह लिख दो एम एल का पावर 2 टी का पावर -3 ए का पावर -1, और नीचे में ए। सॉल्व करेंगे तो एम एल का पावर 2 टी का पावर -3 ए का पावर -2। तो इस तरह करके इसका हम मात्रक निकाल लेते हैं और विमान निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीआर परिपथ क्या है, एक बार और बता दे रहे हैं। जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक कुंडली, एक संचक और एक प्रतिरोध जुड़ा होता है उसे एलसीआर परिपथ कहते हैं। और एलसीआर परिपथ से बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे प्रतिबाधा कहते हैं, और प्रतिबाधा को किसे डिनोट करते हैं, जेड से। प्रतिबाधा बराबर होता है वर्चुअल वोल्टेज बटा वर्चुअल करंट, यानी कि आभासी वोल्टेज बटा आभासी धारा, और इसका फॉर्मूला होता है जेड बराबर ई बाई आई, क्योंकि वोल्टेज को ई से और धारा को आई से डिनोट करते हैं।
इसका मात्रक ओम होता है और इसका विमीय सूत्र m l का पावर 2 t का पावर -3 a का पावर -1 होता है। ठीक है, कुंडली के सिरों के बीच का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर VL बोलते हैं। इसके सिरों के बीच के वोल्टेज को VC बोलते हैं और इसके सिरों के बीच के वोल्टेज को हम लोग VR कहते हैं। समझ में आ गया। कुंडली का जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग XL से डिनोट करते हैं, संचक का जो प्रतिरोध होता है उसको XC से डिनोट करते हैं और प्रतिरोध को तो हम लोग R से ही डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं परिपथ का प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, इससे बहने वाली धारा कितना है I, ऐसे धारा बहेगा ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे, हालांकि इसका जो फेज होता है पोलरिटी होता है वो चेंज होते रहता है, क्योंकि ये जो प्रतिवर्ती धारा होता है अल्टरनेटिंग करंट, ये फ्लक्चुएटिंग करंट होता है, बार बार चेंज होते रहता है, एक बार प्लस और इधर एक बार माइनस। ठीक है, समझ में आ गया। अब वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, आई और इंटू आर। तो वोल्टेज का फॉर्मूला यहाँ पे निकालेंगे तो VL बराबर क्या होगा, इससे बहने वाली धारा I और इनके बीच का प्रतिरोध कितना है XL, तो ये हो गया VL का फॉर्मूला। अगर इसी तरह हम VC का फॉर्मूला निकाले तो क्या होगा, I और इंटू XC हो जाएगा, और यहाँ का निकाले VR बराबर तो I और इंटू क्या होगा बोलो R होगा। तो अब हम लोग निकालेंगे LCR परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, देखो तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा कितना होता है ये भी लिख देते हैं, ये पूरा हो गया, समझा दे रहे, समझा दिए, मिटा देते हैं। ठीक है, तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होता है, देखो LCR परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये इस साल के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है। समझ में आ गया। देखो तो आंसर जब करेंगे तो आंसर करने के लिए क्या लेंगे, कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर, तो कुंडली के सिरों के बीच का वोल्टेज कितना है बाबू, तो VL बराबर है I और इंटू XL, चाहो तो इक्वेशन 1 दे दो, और संचक के सिरों के बीच का यानी कि कैपेसिटर के सिरों के बीच का वोल्टेज VC बराबर क्या है, I और इंटू XC, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और प्रतिरोध के सिरों के बीच का वोल्टेज कितना है, तो है VR बराबर I और इंटू R, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, हम लोग पिछला वीडियो में एक केसेस पढ़े थे, केस 1, केस 2, केस 3, उसमें एक ग्राफ बताए थे, थोड़ा सा हम वो याद दिला देते हैं। तो बताए थे जिस प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल क्या जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, उसमें वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ चलते हैं, तो उसका लिए ग्राफ ऐसे, पिछला वीडियो देखो उसमें बहुत डिटेल से पढ़ाए थे। तो वोल्टेज भी इधर, करंट भी इधर और वोल्टेज भी इधर, दोनों साथ साथ चलता है। जिस प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली जुड़ा होता है उसमें वोल्टेज धारा से π/2 पीछे चलता है, तो π/2 पीछे ऐसे, तो ये इधर जाएगा, ये हो गया हमारा VL। और जिसमें संचक जुड़ा हो वो वोल्टेज से, उस धारा से π/2 आगे चलता है, तो π/2 आगे ऐसे, इसको भी ऐसे हम बताए थे, एक बार और बता दे रहे हैं। जिस प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल कुंडली जुड़ा हो उसमें धारा और वोल्टेज साथ साथ, देखो धारा भी इधर है और वोल्टेज भी इधर है, दोनों साथ साथ चलता है। जिसमें कुंडली जुड़ा हो धारा से, ये रहा धारा का डायरेक्शन, धारा से π/2 पीछे, तो ऐसे चलेगा, और जिसमें संचक जुड़ा हो π/2 आगे ऐसे, तो यहाँ पर π/2 पीछे है -π/2 और यहाँ π/2 पीछे आगे है तो +π/2, और इसको जब हम एक साथ लिखते हैं तो ये टर्म को उठा के इधर भेज देंगे, तो क्या बनेगा, VL भी इधर होगा हमारा और VC भी इधर होगा। समझ में आ गया। और इधर क्या होगा, इधर होगा सिर्फ VR, क्योंकि करंट का डायरेक्शन तो ये है ही। आगे बात समझ में। तो जब इसको ऐसे पलट के इधर ले आएंगे ऐसे, तो ये इधर आके अपोजिट डायरेक्शन माइनस होता है, पढ़ा होगा। अगर कोई वेक्टर ऐसे है तो उसको हम लोग A लिखते हैं, और अगर ऐसे है तो -A लिखते हैं, ये तो पता ही होगा। हाँ वेरी गुड, पता है, समझ में आ गया ना। तो ये दोनों वोल्टेज मिलकर एक रिजल्टेंट वोल्टेज बनाएगा, तो रिजल्टेंट वोल्टेज बना परिणामी वोल्टेज, तो परिणामी वोल्टेज कितना होगा बोलो E, और इसको बोलते हैं हम लोग फेज डिफरेंस फाई। समझ में आ गया। ये वाला जो एंगल दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस फाई, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, कालांतर, वोल्टेज और करंट के बीच का कालांतर। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः परिणामी वोल्टेज। यहाँ पूरा समझ में आ गया, ये लाइन याद रखना, ये तीनों के तीनों। तो अतः परिणामी वोल्टेज का फॉर्मूला पिछला लेक्चर देखो, पूरा मस्त समझ में आएगा ना, और अच्छा से। चलो यहां तक तो सब बता दिए, अब निकालेंगे परिणामी वोल्टेज। तो यहां लिखेंगे परिणामी
परिणामी वोल्टेज, जिसको इंग्लिश से हम लोग रिजल्टेंट वोल्टेज कहेंगे। तो रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला बनेगा, पढ़ा है ना कि अगर दो वेक्टर के बीच में कोई नया वेक्टर आर हो तो आर का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वो रिजल्टेंट का था, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहाँ भी बनेगा उसी तरह। तो यहाँ होगा वी आर का स्क्वायर प्लस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो होता है ए स्क्वायर मतलब वी आर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह वी आर के स्क्वायर, b के जगह वी आर वी एल है सॉरी, तो वी एल माइनस वी सी होगा और कॉस थीटा, तो इन दोनों बीच का कॉस का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री, तो यहाँ लिखोगे कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना डिग्री? 90 डिग्री, तो यहाँ लिखोगे 90 डिग्री। दिख गया ना सबको? तो 90 की वैल्यू क्या होता है? 0, तो ये वाला पूरा टर्म कट के क्या होगा बोलो? 0 हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे पास क्या बचा? E बराबर रूट अंडर वी आर का स्क्वायर और प्लस वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर। अब पुट करो, अभी पढ़ाए थे वी आर इक्वल टू आई इंटू आर, तो यहाँ लिखोगे आई इंटू आर का स्क्वायर, देखो लिखा हुआ है वी एल का वैल्यू वी एल, ये वाला वी सी था ना, ये वाला वी एल का वैल्यू आई और इंटू एक्स सी, तो आई और इंटू एक्स एल सॉरी आई और इंटू एक्स एल माइनस वी सी का वैल्यू आई इंटू एक्स सी, आई और इंटू एक्स सी और इसका होल स्क्वायर। देखो यहां से आई स्क्वायर आएगा और ये दोनों में स्क्वायर है, तो यहां से भी आई स्क्वायर आएगा, तो आई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आई स्क्वायर कॉमन लेने के अंदर भी क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? और ये आई स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो आई बाहर कर दिए, यहाँ रूट अंडर क्या बचा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में? ठीक है, अब क्या करोगे? ये आई को बट्टा में भेजोगे, ठीक है? तो कहां लिखे? ये तो रहने देते हैं, यहीं पे लिखते हैं ना मिटा के, क्या दिक्कत है? चलो तो इस टर्म को हम क्या लिखेंगे? ई बाय आई, ये बट्टा में चला जाएगा और यहां बचेगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और ई बाय आई बराबर क्या होता है? जेड, तो जेड बराबर होता है ई बाय आई, जो कि स्टार्टिंग में ही बताए थे, तो हो गया जेड, तो जेड बराबर हो गया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रतिबाधा का फॉर्मूला, ठीक है? तो किसी एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है? जेड बराबर रूट अंडर एक्स, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का क्या होता है बोलो? होल स्क्वायर होता है, ठीक है? चलो मिटा देते हैं इसको, बहुत बढ़िया। अब रुको, इसमें हमको एक थोड़ा और समझना है। अब हमको निकालना है परिणामी वोल्टेज की दिशा। अगर परिणामी वोल्टेज की दिशा निकालना है तो क्या करना पड़ता है? परिणामी वोल्टेज की दिशा यहां लिख देते हैं, परिणामी वोल्टेज की दिशा। तो दिशा निकालने के लिए याद है हम लोग टेन थीटा के यूज करते हैं ना, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये वाला हमको डायरेक्शन चाहिए, तो ये वाला मैच करा देते हैं इसे, ये वाला एंगल निकालना है। तो किससे निकालोगे? टेन फाई करके। टेन फाई इक्वल टू क्या होता है? पी बाई बी। तो पी, ये वाला पी होगा, ये वाला बी होगा, ये वाला पी होगा और ये वाला बी होगा, ये तो पता होगा ना, पी बाई बी। तो पी की जगह क्या लिखोगे? ये वाला, मतलब वी एल माइनस वी सी, ये वाला पी है और ये वाला बी है, तो बी का जगह वी आर। तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो गया? वी एल माइनस वी सी और बाई वी आर, सबका वैल्यू पुट करो। तो टेन फाई इक्वल टू वी एल की जगह आई इंटू एक्सएल, आई और इंटू एक्सएल माइनस आई और इंटू एक्सी, क्योंकि वीसी की जगह आई और इंटू एक्सी, और वी आर की जगह आई और इंटू आर। अब देखो ये आई से ये आई से ये आई तीनों कट जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा? टेन थीटा इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी और बाई आर, यही नहीं बचा? तो फाई है, सॉरी टेन फाई, तो फाई निकालना है, तो फाई बराबर हो गया टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी और इंटू आर। ये हो गया परिणामी वोल्टेज की दिशा।
अब इसमें भी हमको केसेस पढ़ना है जो कि याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू में आता है। तो ये हो गया परिणामी वोल्टेज की दिशा। तो परिणामी वोल्टेज की जो दिशा होता है फाई बराबर टेन इनवर्स इंटू मतलब टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बटा क्या आ गया बोलो आर। देखो इसमें 3 केस हम लोग को समझना है। 3 केस हम लोग को क्या करना है बोलो समझना है। ये वाला तो था हमारा VL माइनस VC, इसको लिमिट आना नहीं है। चलो अब देखो यहाँ केस 1 में, केस 1 में कहता है कि जब एक्सेल जो है ज्यादा होगा किससे, एक्सी से, तो ये वाला बड़ा होगा ये वाला छोटा होगा, तो 10 का वैल्यू जो भी आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। पहला केस याद रखना, 5 का वैल्यू जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा बोलो पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। केस 2 में क्या है, केस 2 में कहता है जब एक्सेल छोटा रहेगा और एक्सी बड़ा रहेगा, तो इस केस में 5 का वैल्यू जो भी आएगा हमारा नेगेटिव होगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, समझ जाना, क्योंकि ये वाला बड़ा होगा ये वाला छोटा होगा, तो ये वाला जो भी एंगल आएगा वो नेगेटिव एंगल आएगा, ठीक है। और केस 3, जब एक्सेल और एक्सी बराबर हो जाएगा, हो सकता है जब एक्सेल और एक्सी आपस में बराबर रहेगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा 0, तो 5 का वैल्यू आएगा मेरा 0 आएगा। समझ आती है ना, 5 का वैल्यू क्या आ गया 0। 5 का वैल्यू 0 आने का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट, 0 माने ये वोल्टेज रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, मतलब ये वोल्टेज यहां आ जाएगा ऐसे, और जब यहां आएगा तो 5 का वैल्यू 0, और जब 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसी कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इसे अनुनादी की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। इसे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा की अनुनादी की अवस्था या फिर स्थिति कहा जाता है। अनुनादी की स्थिति कब कहते हैं, जब एक्सेल और एक्सी आपस में बराबर हो जाए, तो इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था को अनुनादी की अवस्था कहा जाता है। क्यों, इसलिए कहा जाता है कि जब एक्सेल और एक्सी आपस में बराबर हो जाएगा तो जेड का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये टर्म कट के क्या हो जाएगा बोलो 0। यानी कि एलसीआर परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा केवल परिपथ के प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, और जब परिपथ के प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा तो इस अवस्था में एलसीआर परिपथ से बहने वाली प्रतिवर्ती धारा का मान मैक्सिमम होगा। याद रखना क्या होगा बोलो, मैक्सिमम होगा, ठीक है। जब एक्सेल और एक्सी आपस में बराबर हो जाता है तो इस स्थिति में एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का मान महत्तम एवं एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाता है, इसलिए इस स्थिति को अनुनादी की स्थिति कहा जाता है। और इस आवृत्ति को, और प्रतिवर्ती धारा की इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। तो अनुनादी आवृत्ति कब मिलता है, जब एक्सेल और एक्सी आपस में बराबर हो जाता है, तब इसे अनुनादी की आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, और इस स्थिति को अनुनादी स्थिति कहा जाता है। समझ में आ गया क्यों, क्योंकि इस अवस्था में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम और एलसीआर परिपथ से बहने वाली धारा का मान महत्तम हो जाता है। तो ये पूरा कहानी था एलसीआर सर्किट का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो किस पर आएगा, यह समझ में आ गया होगा सबको, रेजोनेंस कंडीशन पर आएगा, यानी कि एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति क्या है, ये चीज को समझना, उसका ग्राफ वगैरह भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच। आपको इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और सारी बातें बढ़िया से समझना है और कमेंट करके नीचे बताना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।